भी पैदा करना है, इसको लेकर भी चर्चा की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर बाद वो यहां मौजूद होंगे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां माननीय मुख्यमंत्री जी एमपी कॉन्क्लेव 2019 कल, आज और कल, साथ ही IBC 24 एक्सीलेंस अवार्ड 2019 में शिरकत करते हुए तो तस्वीरें आप वहां से देख रहे हैं। बस कुछ और पल और चलिए, तो इंतजार खत्म हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी हमारे बीच मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ आप मध्य प्रदेश के नए कैप्टन का स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मौजूद, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और मैं निवेदन करूंगा कि आप एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। उनके साथ उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी भी मौजूद हैं। बृजेश सिंह राठौर साहब इस सेशन में मौजूद थे और उन्होंने भी सरकार की योजनाओं के बारे में बड़ी ही साफ गोई से बात रखी। और अब मैं निवेदन करूंगा IBC 24 के चेयरमैन से कि वो मंच पर लेकर आए माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहां पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत करें। तो मंच पर स्वागत के लिए पहुंचते हुए माननीय कमलनाथ जी और IBC 24 ग्रुप के चेयरमैन सुरेश गोयल साहब, मैं निवेदन करूंगा पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत किया जाए। एक बार जोरदार तालियां मध्य प्रदेश की नए ऊर्जावान CM साहब के लिए। तो तालियों का दौर जारी रहे ताकि आप लोगों के भविष्य के लिए, आप लोगों के मध्य प्रदेश के लिए क्या नई योजनाएं हैं उनका खाका यहां खींचा जाएगा। और अब मैं निवेदन करूंगा जी अब मैं निवेदन करूंगा माननीय IBC 24 ग्रुप के चेयरमैन सर से कि गोयल सर आए और इस कार्यक्रम के लिए 2 शब्द कहें, जो आप हमें ऊर्जा देते हैं और उसी ऊर्जा से, जिस ऊर्जा से हम काम कर रहे हैं। IBC 24 के MP कॉन्क्लेव आज, कल आज और कल इस प्रोग्राम में मुख्य रूप से पधारे हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी, जीतू पटवारी जी और यहाँ पे उपस्थित सभी सज्जनों, सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नया दौर है, नई सरकार, नई संभावना है, नया मध्य प्रदेश, नई संभावनाओं का नया प्रदेश कैसा होगा, किस तरह वो जनता की उम्मीद पूरे करेंगे, कैसे वो विकास के हर पैमाने पर खरा उतरेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न पर विचार करना और इसका जवाब तलाश करना एक मीडिया संस्थान होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव कल, आज और कल के जरिए हम इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव एक ऐसे विचार मंच का नाम है जो मध्य प्रदेश के सुनहरे कल की बात करता है, जो विकास की ऊंची उड़ान का सतरंगा कैनवास प्रस्तुत करता है, जो विजनरी लीडर्स के सपनों और संकल्पों को आवाम से साझा करता है। IBC 24 ने हमेशा बेहतर कल के लिए जमीन तैयार करने का प्रयत्न किया है। हमने हमेशा संस्कृति, सभ्यता, धर्म और विचार को समाचार से जोड़कर पेश करने की कोशिश की। नए दौर में जबकि भरोसा कम हो रहा है और सच्ची खबरों की कमी महसूस की जा रही है, ऐसे वक्त में जबकि पत्रकारिता मिशन की राह से भटक रही है, हमने सरोकारों की मशाल भरसक जलाए रखने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश तेजी से विकसित होता राज्य है, जहां न संसाधनों की कमी है, न मैन पावर की, न ही इच्छा शक्ति की। नई सरकार नए प्रदेश की आधारशिला रखने के लिए जिस तरह संकल्पित दिख रही है, उससे ये तय हो गया है कि आने वाला वर्षों में विकास ही
मुख्य और एकमात्र अहम एजेंडा रहने वाला है। मध्य प्रदेश किस तरह समावेशी विकास की राह पर चलने जा रहा है और नई सरकार आखिर किस नीति पर फोकस करने जा रही है, ये सब हम जानना चाहते हैं। तो आज का ये मंच विकास के सपने और विकास की नीति के नाम है। IBC 24 की हमेशा से ही कोशिश रही है कि वो हर स्तर पर नवाचार को बढ़ावा दे, ऐसे वैचारिकी को मंच दे जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हो। हमारी ऐसी ही कोशिश का नतीजा है कॉन्क्लेव, मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव 2019 में आने का आमंत्रण स्वीकार करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का और समस्त मंत्रीगणों का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं और इस मंच पर आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूं। मैं विभिन्न क्षेत्रों में कामयाबी का परचम लहराने वाली तमाम हस्तियों को भी यहाँ उपस्थित और होने और आयोजन की गरिमा बढ़ाने के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा। और हमारा आने वाला मध्य प्रदेश कैसा हो, मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं देखा है, सुना बहुत है, फिर वो छिंदवाड़ा जैसा ही हो, ऐसा मेरी क्योंकि मेरी बात हो रही थी शायद छिंदवाड़ा में एक हॉस्पिटल बना है जिसका शायद माननीय मुख्यमंत्री जी कल उद्घाटन करने जा रहे हैं और ऐसी क्वालिटी का हॉस्पिटल बना है जहाँ पे उम्मीद है कि नागपुर से भी लोग इलाज कराने के लिए छिंदवाड़ा आएंगे। मध्य प्रदेश की पूरी जनता की तरफ से एक अपील आपसे, 4 कोने में 4 ऐसे हॉस्पिटल आपके 5 साल के कार्यकाल में नींव रख दीजिए जहां दिल्ली और मुंबई से भी लोग इलाज कराने आए। बहुत बहुत आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू चेयरमैन सर, गोयल साहब। और अब मैं इस कार्यक्रम को बिना किसी देर के आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा और मैं चेयरमैन सर से ससम्मान निवेदन करूंगा वो अपना स्थान ग्रहण करें। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा अब मैनेजिंग साहब से डॉक्टर शिरीष चंद्र मिश्रा साहब वो आए और मध्य प्रदेश में किस तरह की संभावनाएं हैं, मध्य प्रदेश किस तरह आगे बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश किस तरह आगे विकास करेगा, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से चर्चा करेंगे। जोरदार तालियां। सर, हमारे इस कार्यक्रम में IBC 24 माइक आपको पास रखना पड़ेगा। IBC 24 का ये जो विशेष कार्यक्रम है MP कॉन्क्लेव 2019 कल, आज और कल, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे हैं और हम सबको मध्य प्रदेश के विकास के बारे में जो हमारे प्रश्न हैं उनका जवाब देंगे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी। लेकिन सबसे पहले मैं इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि वो IBC 24 के इस कॉन्क्लेव में आए। ये पहला कॉन्क्लेव है जो कोई चैनल अभी कर रहा है मुख्यमंत्री जी के पदभार ग्रहण करने के बाद। सर, इसके पहले कि मैं विषय पर आऊँ, सबसे पहले जो अभी कश्मीर में हुआ, उसके बाद भारतीय वायुसेना ने जो एयर स्ट्राइक की है, जिसके चलते प्रदेश और देश में सब जगह एक हर्ष का माहौल है, लोगों में खुशी है, उत्साह का माहौल है, सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है। इस बारे में आपका क्या सोचना है और आने वाले लोकसभा चुनाव को जोड़कर आप इसे कैसे देखते हैं? अपना देश राष्ट्रवाद देश है और जिस प्रकार की घटना, आतंकी घटना अपनी धरती पर हुई, ये घटना एक ऐतिहासिक घटना थी। वार हुई थी 71 में, उसके बाद लोकसभा पर हमला हुआ, उसके बाद विभिन्न घटनाएं हुई। इनकी निंदा तो करनी चाहिए, पर साथ साथ जो हमारे वायुसेना ने बहादुरी के साथ कल सुबह या परसों रात, जिसको भी आप माने, जिस प्रकार से स्ट्राइक किया, हम इसकी केवल प्रशंसा ही नहीं करते, पूरा देश आज भारतीय वायुसेना का आभारी है।
पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है, पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है कि एक कश्मीर का हवा बना के रखो। ये आज उनकी अंतर्राष्ट्रीय नीति, आज क्या पाकिस्तान का कद है विश्व में और क्या भारत का कद है विश्व में। पाकिस्तान, जब हमारी सरकार थी, मुझे याद है जब अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली आए थे, उस समय प्रधानमंत्री जी के साथ और हमने जब चर्चा कर रहे थे, मैंने उनसे कहा था कि कौन सा देश है विश्व में जो आतंकवाद की नर्सरी है। ये आतंकवाद की नर्सरी पूरे विश्व में पाकिस्तान है, और जब तक हम इसे कंट्रोल और कंटेन नहीं करेंगे तब तक आतंकवाद, जहां भी आतंकवाद होता है उसमें कहीं ना कहीं लिखा होता है मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान लिखा होता है। या तो उनकी ट्रेनिंग, उन्होंने जो ट्रेनिंग दी, इन्होंने तो इसकी जो एक पेशा बना लिया कि हम टेररिस्ट को ट्रेन करेंगे। तो जो आज हमला हुआ है उनके टेररिस्ट ट्रेनिंग में, टेररिस्ट ट्रेनिंग के जो ये नर्सरीज हैं, इस पर हम बधाई देते हैं कि अच्छा किया। और ये बहुत पहले से ड्यू था, ये तो छुटपुट घटनाओं के बाद ही ड्यू था। बड़ी घटना हुई, अब हुआ, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। इसको पर लोकसभा चुनाव से जोड़कर कैसे देखते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, इससे राजनीति से जोड़ने का कोई फायदा नहीं, इसमें राजनीति का उपयोग करना चाहेंगे। आज इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने देश को आई है। इस देश को भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अपना देश राष्ट्रवाद है। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रही है, मैं तो उनसे ये पूछता हूं कि जब ये जनसंघ के नाम पर चला करती थी, हिंदू महासभा के नाम पर चला करती थी, क्या ये नाम बता सकते हैं एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी जो इनका सदस्य भी रहा हुआ है? एक सदस्य इनका स्वतंत्र संग्राम सेनानी नहीं है। और अब कलाकारी देखिए, कई महीनों से, ये घटना तो अभी घटी, कई महीनों से ये जनता का ध्यान मोड़ने के लिए, जनता को फिर से गुमराह करने के लिए राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने आए हैं देश को और कांग्रेस पार्टी को। मैं विषय पर आता हूँ, मध्य प्रदेश का जो कल, आज और कल नहीं, इस पर भी बड़े विस्तार से चर्चा हो सकती है, पर आप अपने विषय पर आइए। आपका जो कांग्रेस का वचन पत्र है, उसमें मूल रूप से किसान के बारे में ही बात हुई और किसानों ने आपको बहुत सपोर्ट किया। लेकिन जो एक रोड मैप होना चाहिए वो आपके दिमाग में होगा, लेकिन हम अगले 1 साल में मध्य प्रदेश को कहाँ देखेंगे? एक कोई ऐसा कॉन्क्रीट वर्क, ये किसानों का जो कर्जा माफ़ है, युवा स्वाभिमान योजना है, इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ हमको दिखेगी 1 साल बाद जिसमें लोग बोल सकेंगे कि सरकार ने ये काम, ठोस काम किया है? 62 दिन हुए हैं, 62 दिन हुए हैं जब से कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने शपथ ली। 62 दिनों में हमें अपनी प्राथमिकता तय करनी थी। आज हमें कैसा प्रदेश मिला? 62 दिन पहले कैसा प्रदेश बीजेपी की सरकार ने हमें हैंडओवर करी? किसान की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1। ये तो हालात थे। आप कह रहे थे कल, आज और कल, तो मैं तो कल से शुरू कर रहा हूं। तो इसमें ये परिस्थितियों में हमें अपनी प्राथमिकता तय करनी है। एक बात हमें समझनी बहुत आवश्यक है कि मध्य प्रदेश के 70% लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, किसान नहीं हो सकते। अगर 60%, 55% किसान है, पर जिसकी किराने की दुकान गांव में है, उसका व्यवसाय चलता है, उसका व्यापार चलता है किसानों की क्रय शक्ति से।
उसकी खरीदने की ताकत से। जो मजदूर है, कृषि मजदूर है, उसका जीवन आधारित है कृषि क्षेत्र पर। जो हमारा ट्रैक्टर चलाता है, जो उसकी मरम्मत करता है, उसका जीवन भी आधारित है कृषि क्षेत्र पर। हमारे जो जिले में बाजार हैं, तहसील में बाजार हैं, ब्लॉक में बाजार हैं, विकास खंड में बाजार हैं, ये बाजार चलते हैं। इन बाजारों में रोशनी है जब हमारे किसानों के पास खरीदने की ताकत होए। ये बात हमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में समझना है। तो हमारी प्राथमिकता जब 70% लोग जुड़े हैं, ये एक बहुत महत्व प्राथमिकता होनी चाहिए और बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है कि हम कृषि क्षेत्र में मजबूती कैसे लाएं। 25 साल पहले चुनौती कुछ और थी, 30 साल पहले चुनौती कुछ और थी कृषि क्षेत्र में। मैं नहीं कहता कि आज कर्जा माफ करने से कृषि क्षेत्र की समस्या हल हुई, ये नहीं हुई। ये तो एक प्रकार का फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड जो हमने दिया है। किसान का जन्म होता है कर्जे में और उसकी मृत्यु होती है कर्जे में, पर ये एक प्रकार का फर्स्ट एड है। 30 साल पहले, 40 साल पहले, 20 साल पहले कृषि क्षेत्र की चुनौती कुछ और थी। उस समय चुनौती थी शॉर्टेज की, आज चुनौती है एक्सेस की। सिंचाई योजनाओं से, सही बीज से, अच्छे खाद से किसानों का उत्पादन बढ़ा है और अगले 5 साल में ये उत्पादन बढ़ेगा। तो आज द चैलेंज इज नॉट शॉर्टेज पर एक्सेस। ये बढ़ते हुए उत्पादन को हम कैसे हैंडल करेंगे, ये चुनौती है हमारे सामने। क्या हमारी मंडी, आपने सुना होगा कि मंडी में 3-3 दिन की लाइन लगी रहती थी। हम जानते थे, सब जानते थे 2 साल पहले, 3 साल पहले कि उत्पादन बढ़ रहा है। क्या हमारी मंडी के पास ये कैपेसिटी है इस उत्पादन को डील करने के लिए? किस प्रकार से हम किसानों को सही मूल्य दें, उचित मूल्य दें, नहीं तो किसान फिर से डूबेगा। तो आगे आने वाले समय में हमें कृषि क्षेत्र के लिए एक नई सोच से देखना पड़ेगा। एक नई सोच की आवश्यकता है और जब तक ये नई सोच ना होए तब तक कृषि क्षेत्र जो हमारे अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा एक अंग है, ये हमारी अर्थव्यवस्था सुधर नहीं पाएगी। आज मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, मैं इसे जरा थोड़ा विस्तार में समझा दूं कि मध्य प्रदेश में जिसकी किराने की दुकान है उससे क्या होता है, वो हमारी जीडीपी में नहीं गिनी जाती। ये मार्केट इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, पर इससे आर्थिक गतिविधि बनती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जब हम नापते हैं, तोलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उसमें जुड़ती नहीं है, पर हमें उनको भी मजबूती लानी है। कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती हमारे शहरों से नहीं बढ़ेगी, शहरों से तो बढ़ेगी। कोई मरम्मत का काम करता है, गाड़ी के मरम्मत का काम करता है, पंचर का रिपेयर का काम करता है, उससे आर्थिक गतिविधि तो बनती है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी बनती है। तो इस प्रकार से हमें आगे आने वाले समय में केवल मार्केट इकोनॉमी की तरफ नहीं देखना, हमें मार्केट इकोनॉमी के बाहर जाके इसको देखना है। इसमें हम कैसे मजबूती लाएं। तो हमारे नक्शे में, हमारे सरकार के नक्शे में ये एक बहुत प्रमुख पॉइंट है, बहुत प्रमुख मामला है कृषि क्षेत्र। उसके बाद बेरोजगारी। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान जो इंटरनेट से जुड़ा है, आज का नौजवान जो इतने सारे चैनल देखता है, आज के नौजवानों में जो ज्ञान है, आज के नौजवान में एक तड़फ है। और ये केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक समस्या बनने वाली है। जिस नौजवान में ये तड़फ है कि उसको व्यवसाय का मौका मिले, ये तड़फ है कि उसको रोजगार का मौका मिले, ये रोजगार
नारे देने से नहीं होगा। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये सब नारे तो दे दिए, कितनों को रोजगार मिला? मैं तो जगह जगह पूछता हूं, यहां कोई है डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया वाला? ये नारों से नहीं होने वाला जब तक निवेश नहीं आएगा मध्य प्रदेश में। और निवेश तभी आएगा मध्य प्रदेश में जब लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास होए। हम कह दें कि हम ये सुविधा आपको दे रहे हैं, ये इंसेंटिव हम देंगे, इससे नहीं आने वाली। अभी मैंने एक मीटिंग करी थी, जो मध्य प्रदेश में जो जिनके उद्योग हैं, उन्होंने मीटिंग में तो कुछ बात करी, पर जब मेरे साथ कमरे में अकेले बैठे उन्होंने कुछ और बात करी। और घूम फिर के ये बात थी कि जो हमें विश्वास होना चाहिए प्रदेश पर, विश्वास होना चाहिए कि अगर हम ये एक्सपेंशन कर रहे हैं, इनके तो काम चल रहे हैं, पर जो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं उसमें जी हमें 10 चक्कर काटने पड़ेंगे, हमें ये मुसीबतें आएंगी, हम क्यों करें? हम खुश हैं। तो अब जब हम औद्योगिकरण की बात करें, किस प्रकार का औद्योगिकरण, किस प्रकार का मध्य प्रदेश को हम सेंटर बनाएं, हब बनाएं, किस प्रकार के इंडस्ट्री का? आज एक बुनियादी चीज लें, बड़ी सिंपल चीज लें, पर्यटन का। मध्य प्रदेश के पास क्या नहीं है? राजस्थान में देखिए, उन्होंने अपने किलों का कितना लाभ है, पूरा टूरिस्ट सर्किट, इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट, दिल्ली, आगरा, जयपुर, वापस। मध्य प्रदेश तो नक्शे में नहीं है और ये ओवरलोडेड हो रहे हैं। तो कैसे मध्य प्रदेश को पर्यटन का एक प्रमुख प्रदेश बनाया जाए देश भर में? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके जवाब से ही कुछ सवाल हैं और जो मेरे सवालों में भी हैं। आपने बोला किसान को फर्स्ट एड दिया गया, ट्रीटमेंट कब शुरू होगा? पहला। दूसरा, आपने मंडियों का उल्लेख किया। मंडियों में स्थिति ये है कि किसान को वेट करना पड़ता है बेचने के लिए भी, और वहाँ पर जो दलाल हैं, बिचौलिए, उनका सामना करना पड़ता है। उससे जुड़ा हुआ सवाल है, जो खाद बीज उनको मिलता है वो घटिया क्वालिटी का होता है। इसके अलावा वहाँ पर जो कर्ज का कुचक्र चलता है उससे वो परेशान होते हैं। एक बड़ी समस्या, चूँकि हमारे पास समाचार आते हैं, हम देखते हैं किसान जब अपना उपज बेच कर जाता है तो उसको जो पैसा मिलता है, लूट की घटनाएं भी बहुत होती, खासतौर पर मालवा क्षेत्र में। इन समस्याओं का निदान कैसे होगा? खाद बीज उसको सही मिले, मंडी की क्या जरूरत है? मंडी एक ऐसा कुचक्र है, वहां पर भी किसान फंसता जा रहा है। मंडी की उपयोगिता पर भी सरकार को सोचने की जरूरत है क्या? आपको ऐसा लगता है? ये कमी रही, मैं आलोचना नहीं करना चाहता, पर आलोचना लायक ये विषय है। जब हम जानते थे मध्य प्रदेश को तो पुरस्कार मिला, याद है ना, पुरस्कार मिला कि कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्पादन बढ़ा, 5 दफा मिला। जब आप जानते हैं आपको पुरस्कार मिल रहा है किस बात का? मंडी के लिए नहीं, आपका उत्पादन बढ़ रहा है। ये कैलकुलेशन सीधा आ जाता है कि कितना उत्पादन होगा, कितनी फसल बोई हुई है, कितना बोया है, कितनी फसल होगी। तो क्या आपको मंडी को सुधारने की, मंडी को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी? ये सब तो आपने किया नहीं, ये सब किया नहीं, इसलिए समस्या खड़ी हुई। आज केवल नीति, नियम और कानून से इसमें सुधर नहीं सकता मामला, हमें व्यवस्था में परिवर्तन करना है। जब तक हम व्यवस्था में परिवर्तन ना करें, हमारी व्यवस्था चल रही है 30 साल पहले की, 40 साल पहले की, हमें व्यवस्था में परिवर्तन करना है। आज ही सुबह मैंने किसी को जमीन का डायवर्जन करना है, वो एसडीएम के पास महीने भर चक्कर काटता है। एसडीएम कहता है ये रेट है, फलाना रेट है, ये रेट है। क्यों? आज सुबह हमने चालू किया है कि वो आप अपने पोर्टल पर लगाइए कौन सी जमीन है, उसमें आ जाएगा लैंड यूज किया है, इसका इतना खर्चा है, आप उसी में जमा कर दीजिए पैसे, इतने एकड़, इतनी जमीन, इतना रेट, आपको फौरन हो गया। जो 3, 4, 5 महीने धक्के खाता है एसडीएम के यहां, आज मैंने कलेक्टर्स और कमिश्नर की मीटिंग करी और बहुत सारी चीजों पर इस प्रकार की चर्चा हुई कि कैसे हम व्यवस्था में परिवर्तन करें। आज कलेक्टर का क्या रोल है?
पुराने जमाने में इनका नाम होता था कलेक्टर, कि ये रेवेन्यू कलेक्टर थे। आज मैं तो बहुत दफे कह चुका, ये क्या बेनाम है ये कलेक्टर, ये नाम में चेंज करना है मुझे। पर इनकी शुरुआत होती है, इनको हम बुलाते हैं कलेक्टर, तब हम कहते हैं इसकी जांच करो, उसकी जांच करो, इसमें जानकारी दो, इसको मॉनिटर करो, इसको सुपरवाइज करो। अभी तो हमारे पास कलेक्टर का रोल ही नहीं डिफाइन है। तो इस प्रकार से हमें व्यवस्था में परिवर्तन, इसलिए मैं कहता हूं व्यवस्था में परिवर्तन। जब तक व्यवस्था में परिवर्तन ना हुए, हम चले जा रहे हैं अंग्रेजों के समय से, जिस कलेक्टर का नाम था, अंग्रेजों ने नाम दिया था कलेक्टर, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए तो इस प्रकार से व्यवस्था में परिवर्तन हर क्षेत्र में आवश्यकता है। और आपने मंडी की बात कही, मंडी में कैसे सुधार होए, मंडी में किसानों को क्या शोषण ना होए। 3 दिन खड़ा रहता है, तब उसे कहा जाता है आपकी क्वालिटी सही नहीं है, वो पैसे देता है। एक तो स्थिति थी कि उसका चेक से देते थे पैसा, तब एक नई परंपरा नोटबंदी के बाद शुरू हो गई। जब वो चेक जमा करता है, जमा तो कर देता है, उसके अकाउंट में तो आ जाता है, पर जब वो बैंक में जाता है कि मेरा बच्चा बीमार है, मुझे 5,000 रुपए निकाल लें, बैंक कहता है करेंसी नहीं है, करेंसी नहीं है, कैश पैसा नहीं है हमारे पास, धक्के खाता है। ये एक नई खिड़की खुल गई भ्रष्टाचार की। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। कमला जी, आपने बोला व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन कहा जाता है कि जो शासन है वो इकबाल से चलता है। शासन के मुखिया पर किसी को कोई शक नहीं है, पूरे प्रदेश को आप पर विश्वास है। इस शासन का जो इकबाल है वो नीचे तक कैसे पहुंचेगा, ताकि इस व्यवस्था को सुनिश्चित कैसे होगा? देखिए, ये मैं अकेले इसे नहीं कर सकता। ये हमें याद रखना है कि एक जो वर्किंग कल्चर था, वर्किंग कल्चर जो 15 साल का था, ये वर्किंग कल्चर को कैसे चेंज करें। जिसने IAS और IPS 15 साल बाद पहले ज्वाइन करी, उसने तो केवल एक ही सरकार देखी है, वही कल्चर उसने देखा है। तो उसमें सुधार कैसे आएगा? इसीलिए मेरे पास तो 62 दिन ही रहे, 62 दिन ही है। आगे आने वाले समय में ये एक कल्चरल चेंज हमारे प्रशासन में, हमारे ब्यूरोक्रेसी में लाने की आवश्यकता है, जिसमें अकाउंटेबिलिटी होए। जब तक ये नहीं होगा, तब तक ये नीति नियम चलने वाले नहीं है। कि इसका क्रियान्वयन तो ब्यूरोक्रेसी करती है, प्रशासन करती है, अधिकारी करते हैं, कर्मचारी करते हैं। इनमें जब तक सुधार ना आए, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, उन्होंने तो यही सीखा है, उन्होंने तो केवल यही चीज सीखी है और उसी पटरी पर वो चल रहे हैं। मुझे तो उनको दूसरी पटरी पर बैठाना है, ये मेरे सामने चुनौती है। आपने निवेश की बात की, उद्योगों की बात की, उद्योगों से रोजगार की बात की, लेकिन प्रदेश में जो अलग अलग जगह पर उद्योग पहले से थे, जैसे पीथमपुर है, जबलपुर में रिछाई मनेरी था, इसके अलावा मालनपुर था ग्वालियर का, मंडीदीप है, इनकी जो स्थितियां हैं वो दिन पे दिन खराब होती जा रही हैं, वो डिटोरिएट हो रही हैं और नए औद्योगिक क्षेत्र डेवलप नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही आपने यदि निवेश की बात की तो किस क्षेत्र में निवेश देखते हैं? देखिए, हमारे पास हमें देखना है किस हमें तो सब क्षेत्र में निवेश चाहिए, पर हम फोकस किस पर करें। हमने एक नीति बना ली, कि हमारी निवेश नीति क्या है। ये निवेश नीति में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें निवेश नीति बनानी है रोजगार के हिसाब से। जो कहे कि मैं 500 करोड़ रुपए का निवेश लगा रहा हूं पर मैं 200 लोगों को रोजगार दूंगा, उसके लिए अलग नीति। जो कहेगा कि मैं 200 करोड़ लगा रहा हूं और 1000 लोगों को रोजगार दूंगा, रोजगार के आधार पर हमारी नीति, निवेश नीति होगी रोजगार पर आधारित, क्योंकि आज इसकी आवश्यकता है। पर किस क्षेत्र में? आज मध्य प्रदेश में 70% देश का मार्केट मध्य प्रदेश से जुड़ा है। मध्य प्रदेश बीच में है, देश का हृदय। तो अगर 70% मार्केट है, हमारे पास पोर्ट नहीं है पर 70% मार्केट तो है, तो इसमें
हमें किस पर फोकस करें? मैंने कहा है कि हम फोकस करेंगे गारमेंट सेक्टर पर। हमें आईटी सेक्टर बहुत चल जाता है, पर आईटी सेक्टर में किस चीज का हम हब बनाएं, इस पर मैंने एक स्टडी कर रहा हूं। स्टडी चालू करिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम कैसे हब बनाएं, क्यों यही भविष्य है। इस प्रकार से फार्मा रिसर्च, फार्मा इंडस्ट्री तो आ जाएगी। फार्मा रिसर्च, मध्य प्रदेश के पास कितनी बायोडाइवर्सिटी है, जड़ी बूटियां हैं, और कईयों को मैंने कहा है कि ये आप आके फार्मा रिसर्च का आप सेंटर बनाइए। ये नई नई चीजों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, और कईयों ने शुरुआत करी है। अगर आप पूछना चाहें मैं आपको बता भी दूं कौन। इसमें जैसे सन फार्मास्यूटिकल्स है, ये रिसर्च कर रहे हैं कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जड़ी बूटियों से। तो इन्होंने शुरुआत करी है, बाकी लोग भी आएंगे कि इसको फार्मा रिसर्च का एक सेंटर बनाएं। अगर वो फार्मा रिसर्च का सेंटर बनाएंगे तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो यहां आएगी। ये बात जरूर है। जब हम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पर जाएं, उसमें अप और डाउन होता रहता है, ऊपर और नीचे, कभी बिकता है कभी नहीं बिकता, कभी मंदी आ जाती है, कभी ये होता है। पर जहां तक दो चीजें हैं वहां कभी मंदी नहीं आती, वो है दवाई फार्मा, और दूसरा है फूड। इसमें कभी मंदी नहीं आती। तो फूड में हमारा फूड सेक्टर में हम कैसे हम कहेंगे, मैंने पढ़ा अपनी नीति में कि मेगा फूड पार्क्स। मैंने कहा ये मेगा फूड पार्क्स की क्यों बात करें, हम छोटे फूड पार्क्स की क्यों ना बात करें, जो केवल अपना प्रोडक्ट जो वो बनाए, प्रोसेस करें, 4-5 जिलों में बेचें। पूरे देश विदेश में क्यों बेचने की बात करते हैं, पूरे प्रदेश में बेचने की बात करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा फूड प्रोसेसिंग हुआ, ये बहुत बड़ी चीज है। कमलनाथ जी, आपने चुनाव प्रचार के दौरान और उसके पहले भी जो आप प्रदेश अध्यक्ष बने, आपने लगातार किसान, नौजवान, महिलाओं पर अत्याचार, युवाओं की बेरोजगारी, उस पर, और मध्य प्रदेश में जो अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा उस पर बात की। लेकिन पिछले 1-1.5 महीने में अचानक से अलग अलग क्षेत्रों में अपराध बढ़ा। खासतौर पर सतना की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया, और आपके नेतृत्व में इतना तो लोगों का विश्वास है कि इस तरह की घटनाएं ना तो पुनरावृत्ति होगी और आगे कभी अपराधी ऐसा हौसला ना कर सकें। इसके बारे में सरकार क्या सोचती है और कैसा सरकार कठोर कदम उठाने जा रही है, ये जानना चाहूँगा। देखिए, जो पुलिस व्यवस्था थी, इसमें परिवर्तन सुधार में 30 दिन में नहीं ला सकता। ये जो ढीली ढाली पुलिस व्यवस्था थी, ये तो हम झेल रहे हैं। जो व्यवस्था थी, ये तो हम बैगेज हमारा था, ये उसका परिणाम है। पर पुलिस को कैसे अपने आप में सुधार लाना है, ये पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। ये सतना की घटना बहुत दुखदायक है, इसमें कोई शक नहीं, और मैंने तो ये कहा है कि हम अपराधियों को जल्दी से जल्दी, जो भी अपराधी है, सब अपराधी तो पकड़े गए। हत्या हो गई 2 बच्चों की, बड़े दुख की बात है। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस, बच्चे तो थे उत्तर प्रदेश से, स्कूल था मध्य प्रदेश में, अंतर है 10 फुट का, 50 फुट का, 100 फुट का। तो इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस दोनों को मिलकर कार्रवाई कर रहे थे। दुख की बात है, सबको खुशी होती, पूरे प्रदेश को खुशी होती अगर बच्चे बिना हानि के हम वापस ला सकते। इसमें मैंने आज मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की। इसमें क्या पुलिस की लापरवाही से क्या हुआ, मैंने पुलिस की मीटिंग करी है, कहा कि कोई भी ढील इसमें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी जो कानून व्यवस्था है आगे आने वाले समय में ये सुधरेगी, पर इसमें भी हमें एक चेंज लाना पड़ेगा। जिस प्रकार से पुलिस अपना काम करती थी, 15 साल से काम कर रही थी, वो कहें कि आप कमलनाथ, आप 15 दिन में इसको सुधार दो। मेरे पास कोई जादू नहीं है। आपके पास जादू नहीं है, लेकिन लोगों का आप पर विश्वास बहुत है। आपका जो छिंदवाड़ा मॉडल है,
जितना मैं आपको जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से भी और इस पेशे में आने के कारण भी, कि कमलनाथ मतलब कमिटमेंट, विश्वास। तो छिंदवाड़ा जो आपका मॉडल है, जिसमें हमारे चेयरमैन सर ने भी बताया जिस तरह का हॉस्पिटल आपने खोला है, वहाँ खोलने जा रहे हैं, जिसका उद्घाटन होने वाला है, उसमें नागपुर से भी लोग आएंगे, जबकि मध्य प्रदेश के जो मरीज थे वो नागपुर जाते थे। तो आपने ये एक नया प्रयोग किया। तो हम कब ऐसा देखेंगे इस प्रदेश में कि छिंदवाड़ा जैसे और 10-20 जिले या पूरे 52 जिले वैसे हो जाएंगे? उसके लिए कोई टाइम फ्रेम या आपने कोई उसके लिए नीति तैयार की है या योजना आपकी? देखिए, हर जिले की अपनी शक्ति है, अपनी ताकत है, अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं, ये हमें याद रखना है। तो ये इसकी हम स्टडी चालू करिए, किस जिले में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। आज तो ऐसे तहसील हैं जहां कॉलेज भी नहीं है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। हम कह देंगे कि ये मेडिकल कॉलेज खोलो, पर ऐसे जिले हैं जहां बुनियादी सुविधाएं नहीं है, ये उपेक्षित रहे हैं। तो हमें तो जो हमने समय खोया है, पहले तो हमें उसे मेकअप करना है। जो खोया हुआ समय है, तब हम आज पहुंचेंगे, आज तक पहुंचेंगे, तब कल की बात करेंगे उन जिलों में। जहां तक छिंदवाड़ा की बात है, ये बात सही है कि मैंने ये सोचा था कि मैं आज के लिए कुछ ना करूं, मैं कल के लिए करूं। तो जब मेडिकल कॉलेज की बात आई, जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुआ। जब ये मेडिकल कॉलेज बनने की बात हुई, मैंने कहा ये मेडिकल कॉलेज आज के लिए मैं नहीं बनाना चाहता। इसमें अगर हार्ट सर्जरी के लिए भी सुविधा होनी है, तो हार्ट सर्जरी एक कार्डियक सेंटर भी बनेगा। कि 5 साल बाद क्या आवश्यकता होगी, मैं जानता हूं केवल छिंदवाड़ा जिले से दिन में 200-300 लोग नागपुर जाते हैं इलाज के लिए। तो मैंने कहा कि मैं तो ऐसा अस्पताल चाहता हूं जहां नागपुर से लोग छिंदवाड़ा आए अपना इलाज के लिए, कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। ये कल के लिए जब हमने स्किल सेंटर खोले, ये आज स्किल इंडिया कितना बड़ा नारा था, कितना पैसा खर्च किया इसके विज्ञापन में, स्किल इंडिया, स्किल इंडिया। मैंने तो स्किल सेंटर 10 साल पहले खोल दिए थे। ये स्किल सेंटर 10 साल पहले जो खोले थे, मैं जानता था कि स्किल की क्या जरूरत है, इस स्किल सेंटर सफल हुए या नहीं हुए, कैसे इनका मूल्यांकन किया जाए। मैंने सीधी बात कही कि मैं उसका मूल्यांकन करूंगा, ऐसा मूल्यांकन करूंगा कि कितनों को रोजगार मिला, कितने प्रतिशत को रोजगार मिला। आज कितने स्किल सेंटर खोले गए, कितना पैसा खर्च किया राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने स्किल सेंटर पर, कितनों को रोजगार मिला है। पर छिंदवाड़ा में जो स्किल सेंटर हैं, वो प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व में ऐसा कोई जिला नहीं होगा जिसमें इतने सारे स्किल सेंटर है। और केवल एक वर्ग के लिए नहीं, 8वीं पास क्या करेगा, 9वीं पास क्या करेगा, उसको कौन सा चीज सिखाएं। तो मैंने कहा हम ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर खोलते हैं, जहां टेस्ट ट्रैक भी है, सिमुलेटर भी है। जो क्लीनर है बस का, जब ड्राइवर थक जाता है, वो बस वाला क्लीनर को कहता है तुम चला लो भाई 1 घंटे, और वो एक्सीडेंट कर देता है, गाड़ी चलाना जानता है, उसके लिए भी। इस प्रकार से आज मैं मुख्यमंत्री हूं, पर फिर भी मैं 1 घंटा दिन में छिंदवाड़ा पर लगाता हूं कि क्या किया जाए। क्यों? क्योंकि ये मेरी एक कमिटमेंट है। मुझे ज़्यादा वोट मिल जाएगी, मुझे ये चक्कर नहीं है, ये एक विश्वास है। मैं जो कोई स्किल सेंटर नहीं है, कौन सा स्किल सेंटर, मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि आज ही आपने इसकी बात करी, आज ही मैं इसकी पूरी स्कीम बना रहा था। कोई नहीं बता सकेगा कैसा स्किल सेंटर जो कहीं नहीं है। आज जो बैंड हैं, शादी में, कोई भी सेरेमनी में, बैंड वालों को ट्रेन करने के लिए जो 7वीं 8वीं पास, आप देखिए, ये मैंने स्टडी करवाई, कितनी शादियां होती हैं गांव में, तहसील में, शहरों में, और अगले 10 साल में क्या होगा। आज हमारी उम्र, पॉपुलेशन की एज ये है, ये तो शादी वाले हो गए। आज आप कोई भी फंक्शन में जाइए, एक सेरेमोनियल बैंड है, ठीक है ना, जैसे पुलिस का बैंड होता है। तो मैंने कहा इनकी कितनी आवश्यकता होगी।
आप कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाइए, वहां बैंड खड़ा हुआ है। तो ये बैंड की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो ये बैंड सेंटर मैं छिंदवाड़ा में खुलवा रहा हूं और इसमें सबको रोजगार मिलेगा। तो हमें तो उनको रोजगार दिलवाना है, और जो अपना व्यवसाय भी कर सके, जो इसमें काबिल हैं, अपना बैंड बना लेंगे। मैंने एक बड़ी साधारण चीज करी। जेसीबी मशीन होती है, जेसीबी की मशीन जिसके पास 18-19 लाख रुपए हो वह जाके खरीद सकता है। वो जेसीबी मशीन को चलाने वाला कहां से लाएगा? तो मैंने 10 साल पहले, 11 साल पहले जेसीबी मेरे जान पहचान के थे, मेरे मित्र जो विदेशी कंपनी है, मैंने उनसे कहा आप ट्रेनिंग स्कूल आप छिंदवाड़ा में बनाइए। उनको तो नक्शे में छिंदवाड़ा नहीं मिला, पहले विदेश में बैठे थे। तब उन्होंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया छिंदवाड़ा में जेसीबी का। अपनी जेसीबी मशीन ले आए, सबको ट्रेन करते हैं। अब जब वो अपनी मशीन बेचते हैं, साथ में ड्राइवर भी चला जाता है, वो खुश होता है जो खरीदता है। उसके आगे मैं गया, मैंने बैंकों से कहा कि आप इसको कर्जा भी दीजिए। तो जो 8वीं पास है, 9वीं पास है, ये केवल मशीन ऑपरेटर नहीं है, जेसीबी का ड्राइवर और ऑपरेटर नहीं है, वो मशीन का मालिक भी बन गया। उसके सोचिए कितना सुधार हुआ। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्किल्स हैं। मैं हर महीने मेरे पास स्टेटमेंट आता है कि कितनों को इस सेंटर के कितने बच्चे, कहीं 3 महीने का कोर्स है, कहीं 1 महीने का कोर्स है, कहीं 6 महीने का कोर्स है। तो वो मुझे स्टेटमेंट भेजते हैं, इस बैच का कितने लोगों को रोजगार मिला। अगर सोचिए 100 लोग थे बैच में या 40 लोग थे, कितनों को रोजगार मिला, या कितने सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते, बहुतों ने अपने आप काम शुरू कर दिया। तो ये इसकी सफलता का सही मूल्यांकन है। वैसे सर आपने बैंड वालों को ट्रेनिंग की बात की, आप दूरदर्शी नेता हैं, आगे बैंड बजाने के भी काम आएगा दूसरों के। देखिए हमें तो किसी और बैंड की बजाने की जरूरत नहीं होगी, हम तो खुद ही जिनका बैंड बजाना है बजा देंगे। अब मैं इस कॉन्क्लेव के आखिरी सवाल पर आता हूँ, क्योंकि बीजेपी वाले टारगेट सेट करते हैं, कांग्रेस अचीव करती है। इस चुनाव में तो यही देखा गया, विधानसभा चुनाव में। तो पिछली सरकार ने कहा था कि मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। तो आपकी सोच क्या है, 5 साल बाद मध्य प्रदेश कहाँ खड़ा होगा? जैसे आज के बारे में आप सोचते हैं कि मध्य प्रदेश कहाँ खड़ा है और 5 साल बाद कहाँ खड़ा होगा? देखिए मध्य प्रदेश में विकास, हम कोई नारा नहीं दे रहे। मैंने कोई नारा नहीं, मैंने तो पहले कह दिया था कि मेरी फोटो पर नहीं छापे, कोई विज्ञापन नहीं। तो ये सब जो मीडिया वाले हैं मेरे से नाराज हो गए कि आपने सब विज्ञापन बंद कर दिए। सही बात तो ये है, तब मुझ पर ये दबाव पड़ा। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, मैंने कहा था जगह जगह ये फोटो मैंने बंद कर दिया था। आपने देखा होगा ये पिछले 15 दिन से शुरू हुआ है। मैं क्या करता? सच्चाई तो ये है कि मैं इन नारों पर, घोषणाओं पर विश्वास नहीं करता। मैंने पहले दिन घोषणा कर दी थी कि मैं कोई घोषणा नहीं करूंगा, ये मेरी एक ही घोषणा है। अभी मैं कल था बड़वानी में, उन्होंने कहा ये घोषणा कर दीजिए कि ये 3 किलोमीटर की सड़क बन जाएगी। मैंने कहा 3 किलोमीटर की सड़क बनाने पर मैं घोषणा नहीं करूंगा। मैंने घोषणा नहीं करी। मैंने कहा मंत्री कर लें, कलेक्टर कर लें, वो घोषणा कर देंगे। पर ये घोषणाओं के आधार पर आपकी पूरी गवर्नमेंट चलती रहे, आपकी पूरी राजनीति चलती रहे। और उन्होंने मुझे कहा कि कई दफे मुख्यमंत्री गए थे शिवराज जी, उन्होंने कहा 4 दफे तो उन्होंने घोषणा करी ये 3 किलोमीटर की सड़क बन जाएगी, ये तो अभी तक नहीं बनी। तो मैंने कहा दुख की बात है, पर अब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। बस इतना मैं कह सकता हूं। इतनी बात कह के मैं कल रात को लौटा। पहली चीज मैंने कहा पीडब्ल्यूडी वालों को कागज दिया कि ये सड़क बनाने का काम बनेगी या नहीं बनेगी, इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। कब शुरू होगी इस पर चर्चा करें, कब शुरू होगी और कब खत्म होगी। ये एक जो मैं कह रहा हूं वर्किंग कल्चर, एक एटीट्यूडनल चेंज, हमारे एटीट्यूडनल चेंज करने की आवश्यकता है। ये हम बात भूल जाते हैं कि नीति बना दो, साइन कर दो, ये घोषणा कर दो, ये सब हो जाएगा। ये कभी नहीं होने वाला।
कमलनाथ जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतना बहुमूल्य समय दिया और हमें प्रदेश कहाँ पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा, इसकी आपने जो रूपरेखा रखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे आमंत्रित किया और मुझे मौका दिया कि आपके दर्शकों को हमारी सोच का भी कुछ परिचय मिले और कुछ अंतर देखें पिछले 15 साल में और पिछले 62 दिन में। वैसे लोगों ने अंतर देखा है, आपके छिंदवाड़ा को देखा है, इसलिए लोगों को पूरा विश्वास है आप पर। सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी, और बहुत बहुत शुक्रिया शीर्ष मिश्रा साहब।